हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेजर्स ऑफ सोशल साइंस। आज हम सेकेंड वीडियो में रिसोर्सेज और डेवलपमेंट ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 10 में रिसोर्स प्लानिंग डिस्कस करेंगे, नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग डिस्कस करेंगे और व्हाट आर द स्टेप्स टू रिसोर्स प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए रिसोर्स प्लानिंग क्या है। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज हमें अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करने ही पड़ेंगे, लेकिन हम रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। इकोलॉजिकल भी, कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। उसके अलावा रिसोर्सेज ख़त्म भी होते जा रहे हैं। तो हमने कहा था उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमें अचीव करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू रिसोर्स प्लानिंग। हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ स्ट्रेटजी फॉर द जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। आप ये स्ट्रेटजी कह सकते हो, स्किल कह सकते हो, टेक्निक कह सकते हो। थोड़े दिन पहले एक केस स्टडी आई थी आपके बोर्ड एग्जाम्स में, उसमें पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स प्लानिंग। तो आपको इसकी डिफाइन पता होनी चाहिए। तो नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग आपकी बुक में डायरेक्टली ऐसे नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड है, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग। ये तो आप खुद भी कह सकते हो। मैंने आपको बताया था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें बेसिकली 3 चीज़ें, कि वी शुड जुडिशियसली यूज़ द रिसोर्सेज, दूसरी बात हमें एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना है, और थर्डली हमें रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचाना है। तो वाई देर इज़ नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग? क्योंकि रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहीं पे कोई रिसोर्स ज़्यादा है, कहीं पे रिसोर्स कोई कम है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम रिसोर्स प्लानिंग करके जहाँ पे जो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पहुँचा सकते हैं। और अगर रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, रीजनल डिस्पैरिटीज़। रीजनल डिस्पैरिटीज़ का क्या मतलब है, कोई एक रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और कोई एक रीजन बहुत बैकवर्ड है। जैसे अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें, पंजाब हरियाणा को हम डेवलप्ड स्टेट्स में कहते हैं, लेकिन बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड वो बहुत बैकवर्ड रीजन्स हैं, और जबकि दे आर वेरी रिच इन रिसोर्सेज। तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ आर देयर। तो गवर्नमेंट का क्या मेन मोटिव होता है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करे, रिसोर्स प्लानिंग इस तरह से करे कि जो सारे स्टेट्स हैं वो इक्वली ग्रो करें, मतलब सबकी इनकम एक जैसी होनी चाहिए। और अगर हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचाना है, ठीक है, और उनको एफिशिएंटली कायदे से यूज़ करना है, तो रिसोर्स प्लानिंग उसके लिए भी क्या है, बेहद ज़रूरी है। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पस ऑल्सो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ख़त्म हो जाएंगे, तो दैट इज़ वाई हमें क्या करनी पड़ेगी, रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट इज, हम वही बात कर रहे थे अभी कि जो रिसोर्सेज हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, कि कहीं पर कोई रिसोर्स ज़्यादा है, कोई कम है, और इसी हिसाब से उस एरिया की डेवलपमेंट भी है। तो वो कह रहे कैसे हम बताएं कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ आर देयर। ठीक है, तो उसके उन्होंने एग्जाम्पल्स गिवन है। देखो, देयर आर सम रीजन्स विच आर कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट in availability of resources, but some areas they have acute shortage of some अदर वाइटल रिसोर्सेज। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें? तो कह रहे जैसे स्टेट्स और झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स हैं, लेकिन फिर भी देखो बैकवर्ड है, वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है इतनी ज़्यादा। इसी तरह अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे रिवर्स हैं, ब्रह्मपुत्र है, तो वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसका उसका वजह वहाँ की टॉपोग्राफी और रिलीफ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इट इज़ नॉट हैविंग अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसके अलावा हम और जगहों की भी बात करते हैं। राजस्थान, देखो वहाँ पे कितना ज़्यादा सोलर और विंड एनर्जी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ वाटर रिसोर्स बहुत कम है। पहले तो वहाँ पे लोग बाग रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ही रहते थे। इसके अब तो ये है कि वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल हैज़ बीन देयर एंड इट प्रोवाइडिंग वाटर टू द पीपल ओवर देयर, लेकिन
फिर भी इट लैक्स वाटर रिसोर्स। इसके अलावा अगर हम लद्दाख की बात करते हैं, ठीक है, इट्स अ कोल्ड डेजर्ट, आइसोलेटेड है। क्यों? क्योंकि अभी वहाँ पे ना तो वाटर है, ना कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ना ही कोई वाइटल रिसोर्सेज हैं, सब में डेफिशिएट करता है। लेकिन फिर भी बुद्धिज़्म और वहाँ की मोनेस्ट्रीज वगैरह के लिए इट इज़, और उसके नेचुरल व्यूज़ के लिए बहुत फेमस है, तो इसलिए लोग बाग वहाँ विजिट करते हैं। एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए जिसमें हमने डिस्कस किया कि इंडिया में ही कुछ एरियाज़ में कुछ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और कुछ रिसोर्सेज की बहुत डर्थ है, और इसी वजह से कुछ एरियाज़ रिसोर्सेज होने के बावजूद भी, उसके और भी बहुत रीजंस हैं जो हम इस आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, कि जैसे अगर हम मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ मिनरल रिच हैं तो उन्हें तो रिच होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे अगर हम कहें टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए वो अभी भी बैकवर्ड है। और वहाँ पर रिसोर्सेज मिनरल्स हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में मिनरल्स अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो हम वहाँ से कैरी करके उन एरियाज़ की भी क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए हमें क्या करनी पड़ेगी, रिसोर्स प्लानिंग, कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। तो रिसोर्स प्लानिंग के भी कुछ स्टेप्स हैं। नाउ विल डिस्कस व्हाट आर द स्टेप्स टू रिसोर्स प्लानिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में 3 मार्क्स का आ सकता है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू रिसोर्स प्लानिंग। इसके अलावा मैं आपको पता होगा कि 9-10 में लाइन्स आती हैं जस्टिफिकेशन के लिए। एक लाइन गिवन होगी विद इन कोट्स और वो कहेंगे कि एलैबोरेट करो, एक्सप्लेन करो, एनालाइज करो, जस्टिफाई करो, किसी भी तरीके से। तो आपको क्या करना होता है, उस लाइन से रिलेटेड, जो कई बार आपको वो वाली लाइन के बाद वाला पैराग्राफ या पहले वाला लिखना होता है, जैसे इसमें हमें उसके बाद वाले पॉइंट्स लिखने हैं। तो आपके पास लाइन आती है कि रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जस्टिफाई कैसे कहेंगे आपकी रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले यूल क्लासीफाई। तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब कहाँ कहाँ वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। फिर उसकी एक इन्वेंट्री बनाएंगे। इन्वेंट्री का मतलब लिस्ट बनाना रिसोर्सेज की, कि कहाँ कहाँ पे कौन से रिसोर्सेज मिल रहे हैं और कितने हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं इस फर्स्ट स्टेप में, क्या क्या चीज़ें? सबसे पहले तो आप उस जगह का सर्वे करोगे जहाँ पे भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर आप उस जगह की मैपिंग करोगे। मैपिंग का क्या मतलब होता है? आपने देखा है ना कि जैसे अगर सपोज इस एरिया में रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, इस एरिया की मैपिंग, जैसे यहाँ पे इसको ऐसे चिन्हित करना किसी चीज़ को, कि उसको उन्हें पता चल जाए कि हाँ इस एरिया में रिसोर्सेज हैं। फिर उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी डिटर्मिन की जाती है ना, कि भाई कितना रिसोर्स है, किस क्वालिटी का रिसोर्स है। अब तुम्हें याद है हमने सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो रिसोर्सेज है वो तभी रिसोर्सेज है कि वो दे शुड बी टेक्नोलॉजिकली असेसिबल। तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है। इकोनॉमिकली फीजिएबल, नॉट ओनली अफोर्डेबल टू सेटिस्फाई द नीड्स, बट अगर हम कोई रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं, सपोज करो कहीं पे कोई ऑयल रिसोर्स है, तो आपका खर्चा उस रिसोर्स को निकालने में 50 लाख से भी ज़्यादा हो रहा है, रिसोर्स आपको सिर्फ 20 लाख का मिलेगा, तो फिर आपको उस रिसोर्स को यूज़ करोगे नहीं, आपको 30 लाख का तो नुकसान ही हो जाएगा उसको निकालने में। तो इस वजह से पहले हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है, किस तरह की क्वांटिटी और क्वालिटी है। और सेकेंड स्टेप में हम यही देखते हैं कि उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। स्किल मतलब लोग बाग, स्किल है या नहीं है हमारे पास, लाइक लेबर उस तरह की अवेलेबल है या नहीं है, लोग हैं या नहीं है। उसके अलावा हम उन रिसोर्सेज को किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, कौन सी इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सेकेंड स्टेप में देखते हो। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institution setup for implementing resource development plans। कि हम resource development plans को जब implement करेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए in hand what type of technology we have, what type of skill and
what type of institutions will be created with the help of those resources. क्योंकि हम बार बार क्या कह रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज़ करके ही हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं. और डेवलपमेंट का क्या मतलब था, हमने उसमें एक आपकी रिलेशनशिप गिवन है आपकी बुक में, आपको याद होगा, ये मैंने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में इक्वेशन की हेल्प से डिफाइन किया था. ये ट्राइंगल गिवन है जिसमें हमने ये कहा था ह्यूमन बींग्स नेचर से क्या लेते हैं, रिसोर्सेज लेते हैं. अगर ह्यूमन बींग्स, अगर हम सेट बीच में लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंस्टीट्यूशंस. और जितनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी. तो रिसोर्स प्लानिंग का फाइनली मोटिव ही यही है कि हमारी क्या होनी चाहिए, डेवलपमेंट. लेकिन इस तरह की डेवलपमेंट जिसमें हम अपनी एनवायरनमेंट को ना हार्म करें, रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचा सकें. समझ में आ रहा है ना. तो अब इसमें सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ अवेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर आपको रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होगी तो आप उन रिसोर्सेज को नहीं यूज़ कर सकते. समझ में आया ना. तो सबसे पहले हमने पता लगाया कि हमारे पास कौन कौन से कहाँ कहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल है. फिर हमने ये देखा, प्लानिंग बनाई कि कौन से रिसोर्स को यूज़ करने के लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, किस तरह की स्किल यूज़ करनी है, और उन रिसोर्सेज को कौन सी इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करेंगे जिससे कि हम तरक्की कर सकें. फाइनली अब ये देखो हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स बना रहे हैं. रिसोर्स प्लानिंग, ये जो हमने जो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया, फिर हमें इन्हें मैच करना है ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से. तो इसका क्या मतलब हुआ जो कोई भी गवर्नमेंट है ना बेटा, वो कितने साल के लिए आती है, 5 ईयर्स के लिए आती है, और वो उन 5 ईयर्स के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाती है ना. और वो गवर्नमेंट है, जैसे कभी कोई गवर्नमेंट कहेगी कि हमें तो एजुकेशन सेक्टर पे खर्च करना है, कोई कहेगी हमें ज़्यादा डिफेंस पे खर्च करना है, कोई कहेगा इंडस्ट्रीज़ पे खर्च करना है, कोई गवर्नमेंट कहेगी नहीं हमें तो एग्रीकल्चर पे खर्च करना है. तो जो हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं ना, तो वो जो गवर्नमेंट ने नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो प्लान्स बनाए हैं फिर हमें इन्हें उनसे मैच करना पड़ेगा. समझ में आया ना. उनसे मैच करेंगे फिर हम इन्हें नेशनल डेवलपमेंट प्लान से. तो वही हमारा फाइनल स्टेप है ऑफ रिसोर्स प्लानिंग. गेटिंग माई पॉइंट. सो दीज आर द 3 स्टेप्स टू रिसोर्स प्लानिंग. आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंट्री, फिर अ प्लान to match कि we have appropriate technology skill or not, and then we'll be matching the resource development plans फिर overall national development plans. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको क्या करना है, लर्न करना है, स्टेप्स टू रिसोर्स प्लानिंग. तो अगर हम ये कहें, अब हम बार बार क्या कह रहे हैं, रिसोर्स प्लानिंग हमने कर ली, ठीक है, इससे हमने डेवलपमेंट भी अचीव कर ली. तो वो कह रहे हैं कि अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें रिसोर्सेज के अवेबिलिटी के अलावा हमें क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. तो वो ये कह रहे हैं कि खाली अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ हमारे पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी, वो स्किल, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड historical experiences of the people also help in the resource development. So what are they saying, ये एग्जाम्पल से अब हम समझते हैं. जैसे अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल गिवन है आपकी बुक में, लाइक जो इंडिया थी दैट वाज द कॉलोनी टू द ब्रिटिशर्स. अब हमारे यहाँ इतने सारे रिसोर्सेज थे और जो ब्रिटिशर्स है हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडिया में आए थे. उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था. तो जब हम रिसोर्स रिच थे तो उन्होंने हमें अपनी कॉलोनी कैसे बना लिया, हमारे रिसोर्सेज को कैसे एक्सप्लॉइट कर पाए, क्यों, बिकॉज दे हैड द बेटर टेक्नोलॉजी. उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बेटर थी. क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स चाहे वो थोड़े से थे लेकिन वो बहुत एजुकेटेड और स्किल्ड थे. उन्हें पता था कि इन रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना है. ठीक है, उनकी हिस्ट्री ऐसी थी क्योंकि वो पहले से ही बहुत एक्सपीरियंस थे इस फील्ड में, इसीलिए वो ज़्यादा डेवलप्ड भी थे. तो अगर हम ये कहते हैं खाली अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ साथ आपके पास टेक्नोलॉजी और स्किल, ह्यूमन रिसोर्स भी होना चाहिए. अगर हम इसके साथ ही वो वाली बात करते हैं, जैसे वही एग्जांपल छत्तीसगढ़ और झारखंड, रिसोर्स रिच हैं लेकिन कितने बैकवर्ड हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी नहीं है,
ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, लोग बहुत पढ़े लिखे या उतने एजुकेटेड नहीं है, तो वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। तो रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे तो और लोग लेके जा रहे हैं और वो भी बैकवर्ड हैं। तो खाली अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वी शुड हैव टेक्नोलॉजी एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज। अफ्रीकन कंट्रीज़ का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कई जगह बहुत रिसोर्स है लेकिन फिर भी बैकवर्ड है क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आ रहा है ना? तो ये यहाँ पर, और फिर अब हम बात करते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमने रिसोर्स प्लानिंग की, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अब हम रिसोर्सेज को यूज़ करें, लेकिन साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वी शुड कंजर्व द रिसोर्सेज ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम उनको इरैशनली कंज्यूम करेंगे, ओवर यूटिलाइज करेंगे, तो वो ख़त्म हो जाएंगे और बहुत सारी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो इसलिए हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका एक कोट है आपकी बुक में कि गांधी जी ने कहा था, ये भी पता है, केस स्टडी आई हुई आपके बोर्ड एग्जाम में, कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड, नॉट फॉर एवरीबडीज़ ग्रीड। कि गांधी जी ने कहा था कि हमारे अर्थ पे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि सबकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन अगर हम लालची हो जाते हैं तो फिर कोई मतलब रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो भी कम ही पड़ेंगे, क्योंकि हम उन्हें ओवर यूटिलाइज करते रहेंगे ना अपने लालच के लिए। तो वही कह रहे हैं कि कुछ लोग जो कि इतने ग्रीडी हैं और सेल्फिश हैं, वो क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को अपने अपने फ़ायदे के लिए, रिसोर्सेज को, और इसके लिए वो किसका यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। ठीक है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उससे आप फटाफट रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो ना। तो वो कह रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो लोगों के ग्रीडी नीड्स हैं, इसी की वजह से रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या एक मेथड बताया था कि अगर हमें रिसोर्सेज को ख़त्म होने से बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ही सेड वी शुड डू प्रोडक्शन बाय मासेस। मतलब मासेस का क्या मतलब है, लोग। प्रोडक्शन बाय मासेस मतलब लेबर की हेल्प से प्रोडक्शन करनी चाहिए, ना कि किससे करनी चाहिए, मशीन से प्रोडक्शन करनी चाहिए। मास प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए। मास प्रोडक्शन किससे होती है, फैक्ट्रीज में, कि एक जैसा सामान लार्ज अमाउंट्स में प्रोड्यूस किया जाता है ना। तो ही वॉज अगेंस्ट दिस कि मास प्रोडक्शन में मत जाओ, बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हो, मास प्रोडक्शन कर रहे हो, वो नहीं होनी चाहिए। बट ही वॉन्टेड द प्रोडक्शन शुड बी डन बाय मासेस। लेबर ज़्यादा लगाओ, लोगों की हेल्प से क्या करनी चाहिए, प्रोडक्शन। इससे हम रिसोर्सेज को क्या कर पाएंगे, कंजर्व कर पाएंगे, उनका ये मानना था। ठीक है, इसके अलावा हम इंटरनेशनल लेवल पे आपकी बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन है कि क्या अलग अलग लोगों ने कोशिशें की हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम थे, उन्होंने सबसे पहले 1968 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की या रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की बात करी थी। ठीक है, फिर 1974 में गांधी जी की फिलॉसफी पे बेस्ड एक छोटी सी बुक लिखी गई थी, स्मॉल इज ब्यूटिफुल। इसमें भी हमने रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की बात करी थी। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं तो एक कमीशन रिपोर्ट आई थी, दैट वाज इन 1987। इस पर भी एक बुक पब्लिश हुई थी, आर कॉमन फ्यूचर। तो ये भी किस पर बेस्ड थी, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में, जिसमें एजेंडा 21 वॉज पास्ड, जिसमें सबसे पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करी थी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी थी। तो ये अलग अलग लेवल्स पर एफर्ट्स हैं जो कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ आज हम इस वीडियो में इतना ही करेगा। थैंक यू फॉर नाउ। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय फॉर नाउ।